इसके पहले हम लोगों ने टेंसर में जो दो महत्वपूर्ण वर्क जो किए, जो एक पैटर्न के थे, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि किसी भी ऑर्डर के टेंसर को यदि डिफाइन करना हो तो आपको एक प्रोसीजर बताया गया। उसी से यदि फर्स्ट ऑर्डर का हो, कोवेरिएंट हो, कंट्रावेरिएंट हो, या सेकेंड ऑर्डर का हो, कोवेरिएंट, कंट्रावेरिएंट या मिक्स, या हायर ऑर्डर के, तो एक आपको आइडिया बताया गया, एक तरीका बताया गया जिसके आधार पर आप सभी ऑर्डर के टेंसर को कैसे डिफाइन करेंगे, इसके प्रोसीजर को आपने जाना और कर लिए। ऐसे ही दूसरा हम लोगों ने जो वर्क किया कि कोई भी यदि हमारा टेंसर है और वो टेंसर ग्रुप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो उसमें हम लोगों ने एक एक करके एक आइडिया को समझा कि कैसे हमको करना है, और उस तरह से हम किसी भी ऑर्डर का यदि कोवेरिएंट, किसी भी ऑर्डर का यदि हमको देखना हो कि वो टेंसर है और वो ग्रुप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, तो वो प्रोसीजर हम लोगों ने समझा है। ठीक वैसे ही अब एक नया वर्क हमारे सामने आने वाला है, जो किसी भी ऑर्डर का कोवेरिएंट यदि हमारा वेक्टर हो, कंट्रावेरिएंट वेक्टर हो, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, मिक्स टेंसर हो, किसी भी ऑर्डर के टेंसर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव कैसे डेराइव करेंगे, इस आइडिया को हम लोग समझेंगे। तो कुछ वर्क हम करेंगे और जब वो आइडिया आपको मालूम हो जाएगा कि इसी प्रकार से हमको उसका प्रोसीजर एडॉप्ट करना है, तो फिर वो किसी भी ऑर्डर का होगा आप कर सकेंगे। तो ये कुछ वर्क आने वाले हैं जो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के हैं, तो उसको हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव, हमको ये जो चैप्टर है वो कोवेरिएंट डेरिवेटिव निकालने का। और कोवेरिएंट डेरिवेटिव देखो, अब कोवेरिएंट वर्ड आ रहा है तो कोवेरिएंट भी आप जानते हैं, कंट्रावेरिएंट भी जानते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोवेरिएंट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव हम लोग करने जा रहे हैं। तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव जो होगा आपका, वो कोवेरिएंट वेक्टर का, कंट्रावेरिएंट वेक्टर का, वैसे ही हमारा सेकेंड ऑर्डर का कोवेरिएंट टेंसर हो, मिक्स्ड टेंसर हो, या हमारा सेकेंड ऑर्डर का कंट्रावेरिएंट हो। तो टेंसर आपका कोवेरिएंट हो सकता है, कंट्रावेरिएंट हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है, लेकिन डेरिवेटिव हमारा कोवेरिएंट ही होता है। ऐसा नहीं कि किसी भी टेंसर का हम कंट्रावेरिएंट डेरिवेटिव निकालें, डेरिवेटिव सिर्फ कोवेरिएंट होता है। और कोवेरिएंट डेरिवेटिव का मतलब ऐसा नहीं है कि वो केवल कोवेरिएंट वेक्टर या टेंसर का ही डेरिवेटिव होगा, वो किसी भी ऑर्डर का टेंसर हो सकता है, लेकिन उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव हम निकालते हैं। और केवल कोवेरिएंट डेरिवेटिव होता है, कंट्रावेरिएंट डेरिवेटिव नहीं होता है। तो अब एक दो हम लोग वर्क करेंगे तो प्रोसीजर समझ में आएगा। तो हमको प्रत्येक ऑर्डर के टेंसर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इसको हम लोगों को समझना है। तो उस वर्क के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि कोवेरिएंट वेक्टर लिया। अब कोवेरिएंट वेक्टर आपको मालूम है कि जो वेक्टर है तो फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर, और कोवेरिएंट है तो वो इंडेक्स नीचे आएगा, यानी एक इंडेक्स हमको नीचे लिखना है। तो ये हमारा कोवेरिएंट वेक्टर होगा। अब इस कोवेरिएंट वेक्टर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग को समझना है। तो टोटल किसी भी ऑर्डर का टेंसर हो, जो प्रोसीजर हो आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले जिस टेंसर का आपको कोवेरिएंट डेरिवेटिव निकालना है, तो चूंकि वो टेंसर है, फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर, इसलिए उसको वेक्टर कहा गया है। वेक्टर हमारा फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर है। तो किसी भी ऑर्डर का टेंसर है तभी उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव निकलेगा, यानी टेंसर होना मस्ट है। तो सबसे पहले किसी भी टेंसर का हमको कोवेरिएंट डेरिवेटिव निकालना है, तो पहला वर्क ये करेंगे कि जिस ऑर्डर के टेंसर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव निकालना है, वो चूंकि टेंसर है इसलिए वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहला प्रोसीजर कोवेरिएंट डेरिवेटिव के डेरिवेशन का जिस ऑर्डर का भी टेंसर
का कोवेरिएंट डेरिवेटिव निकालना है तो जिस ऑर्डर का भी है उसका पहले लायक ट्रांसफॉर्मेशन लिखो, ये पहला वर्ग। तो उसी प्रोसीजर को हम अडॉप्ट करते हैं। तो ये कोवेरिएंट वेक्टर है, तो जब कोवेरिएंट वेक्टर है तो एक इंडेक्स नीचे आएगा। अब ये वेक्टर है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर है, तब तो इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव निकालना है तो ये लायक ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो उस वर्ग को हम लिखें, तो लेट V बार I एंड VI be components of covariant vector then by law of transformation, by law of transformation we have। तो यह केवल एक प्रॉब्लम के लिए नहीं, किसी भी प्रॉब्लम को जिस ऑर्डर का भी हमारा टेंसर है जिसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव निकालना है तो उसका पहले लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखो। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे तो हमारा यह V बार I एक्स बार में लिया। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम होना जरूरी है, तो एक्स बार में हमने इसको लिखा और एक्स आई में अब यह आई को छोड़ करके हम कुछ लिखते हैं तो यह V और I को छोड़ करके हमने लिख लिया A। आप जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। तो अब ये नीचे है तो इधर का नीचे ही आएगा, ये हमारा उल्टे क्रम में हो जाता है। तो यह डेल एक्स ए अपान डेल एक्स बार आई, इसको हमने 1 कर दिया। तो पहला वर्ग किसी भी ऑर्डर का टेंसर है उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिखना है तो पहला काम कि जिस ऑर्डर का टेंसर दिया गया उसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख लो। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमने लिख लिया। अब आप क्या करो कि इसका एक्स बार में आपका लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव एक्स बार, अब यह आई आ गया है तो अब आई को छोड़ करके जो कुछ लिखना चाहो तो उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हम करेंगे। तो जब करेंगे तो वो पार्शियल डेरिवेटिव हम लेफ्ट हैंड साइड का करेंगे तो इक्वालिटी डिस्टर्ब ना हो इसलिए दोनों साइड का करना पड़ेगा। तो हम डिफरेंशिएटिंग partially with respect to x बार j, इसके रिस्पेक्ट में हमने दिया। तो अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो डेल v बार i अपान डेल x बार j ऐसा आ गया। तो x बार j के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया गया तो दूसरे साइड का भी हम करेंगे। तो दूसरे साइड में 2, पहला v है और यह डेल एक्स ए अपान डेल एक्स बार आई। तो यह 2 है तो 2 के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करना है तो पहले का डेरिवेटिव करेंगे, दूसरे को रख लेंगे, फिर पहले को रखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे। तो अब आप पीछे भी इस तरह का वर्क कई बार आया है कि यह भी जो है वो एक्स आई में है और हम कर रहे हैं एक्स बार जे के रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव एक्स आई के ही रिस्पेक्ट में होगा और जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसको फिर एक्स बार जे के रिस्पेक्ट में। तब हमने क्या किया, यह डेल भी ए अपान डेल एक्स बी और फिर यह डेल एक्स बी अपान डेल एक्स बार जे। अब इस चीज को आप समझ लो, ये हमारा यक्स आई में है तो यक्स आई में है और यक्स बार जे के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो यक्स आई का जो फंक्शन है वो यक्स आई के रिस्पेक्ट में ही होगा। तब हमने इस भी ए को एक्स आई के रिस्पेक्ट में कर लिया। अब यक्स आई में जो इंडेक्स इसको छोड़ करके लिखना है तो जो यह लिखोगे उसी को जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यदि यह बी लिखा तो यहाँ बी, यदि ये सी रहता तो यह सी, यानी ये डमी हो जाएगा और डमी हम कुछ भी लिख सकते हैं इसलिए यह बी ही रहे जरूरी नहीं है।
इस ए को छोड़ करके यहाँ आई और जी आया, इसको छोड़ करके जो इंडेक्स आप लिखना चाहो लिख सकते हो। तो पहले का डेरिवेटिव कर लिया, अब दूसरे को रहने दो। तो यहाँ डेल एक्स ए अपान डेल एक्स बार आई। अब पहले को रखो, तो पहले को हमने लिखा तो भी ए। अब इसका देखो तो ये एक्स आई का एक्स बार के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, और फिर हम जिसके रिस्पेक्ट में उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिर कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो चुका है तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यह डेल टू एक्स ए अपान डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जी। अभी तक दो वर्क हम लोगों ने किया, और ये जो प्रोसीजर है वो आपका सिर्फ कोवेरिएंट वेक्टर के लिए नहीं है, किसी भी ऑर्डर का टेंसर होगा। अब चेंज क्या होगा कि जैसे हमारा यह वेक्टर है कोवेरिएंट, तो इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये हुआ। और वो टेंसर हमारा दूसरा होगा तो उसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दूसरा होगा। फिर उसको दूसरे स्टेप पे हमें करेंगे कि उसको जो इंडेक्स है उसके अतिरिक्त किसी के रिस्पेक्ट में एक्स बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम दोनों साइड का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव आ गया। अब आप देखो, हम ये देख रहे हैं कि सभी हमारा फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, लेकिन ये जो टर्म है वो हमारा सेकंड ऑर्डर का आया हुआ है। तो सेकंड ऑर्डर का, इसके पहले हम लोग वर्क कर चुके हैं कि सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव को क्रिस्टोफर सिंबल के टर्म में लिखना, वो डेरिवेशन हम लोगों ने किया है। तो यहाँ डेरिवेशन नहीं करना है, उसका यूज करना है। तो थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे कि जो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव इसमें जहां भी आवे उसको तुम क्रिस्टोफर सिंबल में चेंज करो। तो अब अगला वर्क यह करेंगे, तो यहां से यह आर डेल भी बार आई अपान डेल एक्स बार जे, और यहां से यह डेल भी ए अपान डेल एक्स बी। अब इसको क्रम से लिख लो, ये एक्स बार आई पहले है तो इसको डेल एक्स ए अपान डेल एक्स बार आई, और यह डेल एक्स बी अपान डेल एक्स बार जे। केवल एक क्रम से किया है, इसके इंडेक्स को चेंज नहीं किया गया है। ए यहाँ है आई के साथ तो वही है, बी के साथ ये है तो वही है। फिर अब आगे यहाँ से यह भी ए। अब जहाँ भी सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव होगा उसको क्रिस्टोफर सिंबल में हम बदलेंगे। तो क्रिस्टोफर सिंबल में कैसे बदलेंगे ये तरीका आपको बताया जा चुका है, उसी को एक बार आपको यूज करना हो। यदि आप भूल रहे हो तो एक बार और समझ लो। जब सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव को हमको बदलना है क्रिस्टोफर सिंबल में, तब देखो कि वो जो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें अधिक इंडेक्स किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो आई और जे एक्स बार में है और केवल ए एक्स आई में है। इसलिए जिसमें अधिक रहेगा वो पॉजिटिव और जिसमें कम रहेगा वो क्रिस्टोफर सिंबल निगेटिव के साथ आएगा। तब ये क्रिस्टोफर सिंबल हमने एक्स बार पॉजिटिव कर लिया, और माइनस एक्स आई हम एक इंडेक्स था तो उसको एक्स आई में एक क्रिस्टोफर सिंबल किया। तो पहला वर्क इसको चेंज करने का। फिर यक्स बार में इसमें जो यक्स बार के इंडेक्स है उसको लिख लो, और यदि वो ऊपर है तो ऊपर लिखना है, नीचे है तो ये यक्स बार के है, ये यक्स आई का है, तो एक्स बार वाले क्रिस्टोफर सिंबल में यक्स आई नहीं है। तो हमारा यह आई और जे है तो यह आई और जे ऐसा लिख लिया। अब जो एक्स बार का क्रिस्टोफर सिंबल है तो जो एक्स आई के टर्म है उनको हम बाहर कर लेंगे। तो यह डेल एक्स ए जो अंदर रहेगा क्रिस्टोफर सिंबल में, तो आपको पता है कि क्रिस्टोफर सिंबल में केवल इंडेक्स आता है, वो एक्स नहीं आता है। तो क्रिस्टोफर सिंबल के अंदर जो आएगा वो केवल उसका इंडेक्स रहेगा, लेकिन क्रिस्टोफर सिंबल के जो बाहर रहेगा वो पार्शियल डेरिवेटिव में ही रहेगा। तो यह डेल एक्स ए सेकेंड ऑर्डर है लेकिन एक इंडेक्स है इसलिए फर्स्ट ऑर्डर। तो ऐसा हमने लिख लिया, ये ऊपर है तो ऊपर लिख लिया। अब देखो एक्स आई में यह एक ही इंडेक्स है तो ये ऊपर है इसलिए इसको एक्स आई का इंडेक्स लिख लिया। अब ये एक्स आई में एक्स बार को हमको इंडेक्स को नहीं लिखना है, तब हमारा जो उसके बाहर जाएगा
वो आपका डेल एक्स बार आई और यह डेल एक्स बार जे ऐसा लिखिए। अब जो जगह आपका बचा हुआ है उसको आपको जो इंडेक्स नहीं है या जो फ्री नहीं है, डमी है, उसको लिख सकते हो, लेकिन अन्य से उसको भरो। तो क्रिस्टफल सिंबल में हमारा 3 इंडेक्स आएगा, आई जे नीचे है लेकिन ऊपर एक और आता है, तो तुम कुछ भी लिख लो। तो चूंकि आई जे है तो क्रम से लिखना चाहो तो के लिख सकते हो, तुम दूसरा कुछ भी लिख सकते हो। तो जो यहाँ लिखोगे इस पार्शियल डेरिवेटिव में ए एक्स बार में आया तो हम डेल एक्स बार के ऐसा लिखेंगे। फिर यहाँ 2 प्लेस खाली है आपका, तो 2 प्लेस खाली है तो इसको तुमने बी सी ऐसा किया। तो अब यह डेल एक्स बी और डेल एक्स सी ऐसा कर लो। तो यह लिखने का आपका तरीका है। ऐसा पीछे भी बताया गया है, एक बार और बताया गया कि सेकेंड ऑर्डर को कैसे लिख जाएंगे। तो जब टेक्निक समझोगे तो इजीली लिख लोगे, और नहीं तो फिर याद करोगे तो याद करते रह जाओगे। तो इस तरह से ये हमारा वर्क हो गया। तो अभी तक हमने क्या किया कि जब हमको कोवेरिएंट डेरिवेटिव का डेरिवेशन करना होगा तो जिस ऑर्डर का भी टेंसर रहेगा, पहला काम उसका लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना, दूसरा काम उसको जो इंडेक्स आ गया है उसके अतिरिक्त जो आपका जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेफ्ट हैंड साइड है उसके रिस्पेक्ट में टोटल को पार्शियल डेरिवेटिव करना। तो जब पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो चूंकि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव आया है और फिर एक बार करोगे तो सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। अब थर्ड स्टेप में आपको ये करना है कि जो सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है उसको क्रिस्टफल सिंबल में जो बदलने का तरीका है उससे उसको बदल डालो। तो ये हमारा बदल गया। अब इसके बाद का जो स्टेप है उसमें तुमको यह ध्यान में रखना है कि जहां जहां हमारा एक्स बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में टर्म्स हैं उन सभी एक्स बार को हम एक साइड में करेंगे। यानी किसको एक्स बार में, किसको कि जिस जो हमारा भी के जो टर्म है, जो भी जो हमने वेक्टर लिया है उसके साथ यदि जिसमें एक्स बार होगा उसको हम एक्स बार की तरफ लाएंगे। तो हमारा इसमें देखो ये तो एक्स आई में है भी, तो ए इधर ही रहेगा। अब ये आपका एक्स बार का क्रिस्टफल सिंबल है, ए आपका इधर आएगा और फिर यह एक्स आई में ही है इसलिए एक्स आई इस दूसरे साइड में रहेगा और एक्स बार का ए आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो एक्स बार का लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो वहां एक वर्क करना होगा ये कि एक्स बार का जो टर्म्स है उसमें भी का कोई भी टर्म हमारा एक्स आई में नहीं होना चाहिए, वो एक्स बार में बदलेगा। तो एक्स बार में वो कैसे बदलेगा, तो जो भी एक टेंसर है तो जो पहला हम लोग लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखे हैं उसी से वो बदलेगा। तो देखो इसका हम लोग लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यह लिखते हैं। अब यदि इससे ये पाना हो तब तो हम उसको करते ही रहे, इससे यह पाना हो तो कैसे पाएंगे। अब इससे इसकी जरूरत हमको क्यों है, क्योंकि हमको एक्स बार का जो क्रिस्टफल सिंबल है, जहां भी एक्स बार का क्रिस्टफल सिंबल है उसके साथ सारे टर्म एक्स बार में आएंगे और वो एक्स बार जो इधर एक्स बार है उसके साथ आएगा और जो क्रिस्टफल सिंबल हमारे एक्स आई में है वो सब आपके दूसरे साइड में जो एक्स आई में जिधर के टर्म है उधर रहेगा। तो अब आप देखोगे कि क्रिस्टफल सिंबल में एक्स बार यही है, तो इसके साथ का जो भी है वो हमको एक्स बार में चाहिए, वो एक्स आई में नहीं चाहिए। तो वो कैसे बदलेगा, तो जो आपका लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिस ऑर्डर का भी टेंसर होगा उससे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को पाओ। तो इससे कैसे पाएंगे, तो देखो भी ए है और ये आपका डमी हो गया, तो इसमें डमी आपका नहीं आया तो डमी छूट गया है और जो बचा यह आई, तो चूंकि यह एक्स बार में है तो यह भी बार और यह आई ऐसा गया। अब यही वर्क यहां करो तो यह भी ए डेल एक्स ए अपान डेल एक्स बार के, तो यह ए डमी है,
ये समाप्त हो जाएगा और यह भी बार के ऐसा आ जाएगा। तब हम इसको लिखेंगे यानी डेल भी बार आई अपान डेल एक्स बार जे इज इक्वल टू डेल भी ए अपान डेल एक्स बी डेल एक्स ए अपान डेल एक्स बार आई डेल एक्स बी अपान डेल एक्स बार जे, और इसको हम लिख लेंगे यहाँ से एक क्रिस्टोफर सिंबल या के आई जे एक्स बार में है, तो इसकी वैल्यू को हम लिख सकेंगे यह भी बार के। ये सिर्फ यह वर्क हमको जहां क्रिस्टोफर सिंबल एक्स बार में है वही करना है और कहीं नहीं करना है, क्योंकि इसके साथ हमारा भी के टर्म एक्स बार में चाहिए। तो अब यह वैल्यू और ये वैल्यू हम जो और एक कहाँ से बदलेगा, ये भी आपको जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखे हो वहीं से बदलेगा। तो ये हमारा यह आ गया। अब ये आपका एक्स आई में है, तो एक्स आई के साथ देखो यह भी ए यह एक्स आई में है, इसलिए इसके साथ जो क्रिस्टोफर सिंबल होगा वो हमारा एक्स आई में ही रहेगा और वो एक्स आई में है। ये माइनस है, ए आएगा और फिर इसके आगे यह डेल एक्स बी अपान डेल एक्स बार आई और यह डेल एक्स सी अपान डेल एक्स बार जे। इस तरह से हमने कर लिया। अब आप क्या कर लो कि जो एक्स बार के टर्म हैं उनको जो यह एक्स बार है उधर लाओ। तो जब इधर लाएंगे तो यह डेल भी बार आई अपान डेल एक्स बार जे और माइनस यह भी बार के और यह एक्स बार में के आई जे, ऐसा हमने लिखा। अब दूसरा साइड जो बचा उसको लिख जाओ, लेकिन लिखते समय एक बात को ध्यान में रखना है। ये टर्म आपका आ गया है, इसमें आपको ये करना है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव है उस पार्शियल डेरिवेटिव में इंडेक्स एक करने का प्रयास करेंगे। तो एक करने का क्या, ये डेल भी ए अपान डेल एक्स बी यह ए है। अब आगे तुम देखोगे इसमें डेल एक्स ए अपान डेल एक्स बार आई है और यहाँ आपका डेल एक्स बार आई के साथ यह बी है। तब आपको बी को ए में बदलना होगा, बी को ए में बदलना होगा। तो देखते हैं कि जिसको हमको बदलना है वो यदि डमी होगा तब तो वही उस डमी को प्रत्येक डमी के इक्वल होता है, तो उसको हमको जो जरूरत होगी उसको बदल लेंगे। लेकिन यदि फ्री इंडेक्स होगा तो वो इंडेक्स पूरे इक्वेशन में जहां जहां रहेगा, तो जो चाहते हैं वो जब लिखेंगे तो प्रत्येक जगह बदलना पड़ेगा। तब आपको बदलना है बी को चेंज करना है ए में, जिससे ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम हो तो कॉमन आ जाए। तो एक्स बार आई के साथ यह एक्स बी है और यह भी इस बी के साथ डमी है। तो डमी को केवल वही बदलना है, पूरी इक्वेशन में नहीं बदलना है। तब यह जो बी है इस बी को हमको रिक्वायरमेंट है ए का, तो यहाँ ए लाएंगे। लेकिन एक बात को और ध्यान में रखते हैं कि जिसको हम बदलना चाह रहे हैं, जिसमें यदि ऑलरेडी वो पहले से आया हो तो उसको बदल डालो, और उसको बदलोगे तो फिर वही सोचना कि यदि आपका फ्री होगा तो पूरे इक्वेशन में और डमी होगा तो केवल वही। अब आप इसको तुम बी को ए करना है, लेकिन ऑलरेडी यह ए आया हुआ है, इसलिए अब इस ए को तुम दूसरा कुछ बदलो। तो इस ए को सपोज कर लो हमने यम लिख लिया, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। तब आपका ये तो इधर आ गया, शेष में यह डेल भी ए अपान डेल एक्स बी और यहाँ से यह डेल एक्स ए अपान डेल एक्स बार आई डेल एक्स बी अपान डेल एक्स बार जे। ये पहले वाले में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, के एक्स बार की तरफ जा चुका है। अब इसी में हम क्या करेंगे कि यहाँ से देखो कि यह ए को चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा
क्योंकि हमको डेल एक्स बार आई के साथ ए है, तो जब इस बी को ए में बदलेंगे तो देखेंगे कि इस टर्म में ए पहले से है क्या, तो यदि होगा तो उसको दूसरा कुछ बदल लो। तब हमने सपोज कर लिया कि इसको हमने कर लिया माइनस यह भी एम और यह एम, यह कर लिया। अब इस बी को ए में बदलना है तो यहाँ हमने ए ऐसा कर लिया और यह डेल एक्स ए अपान डेल एक्स बार आई ऐसा किया। इसको बहुत कुछ याद करने जैसी बात नहीं है, सिर्फ तुमको क्या करना है कि जो ये पार्शियल डेरिवेटिव है उसको हमको सेम करना है। तो सेम करना है तो इसको एक को ही चेंज करेंगे, जिसको भी चेंज करना होगा। तो जो ये पहला है उसको रहने दो, उसके अनुसार तुम दूसरे को बदलो। तो दूसरे को बदलने के लिए एक्स बार आई है, यहाँ भी एक्स बार आई है, लेकिन इसके साथ ए है और इसके साथ हमारा बी है, इसलिए हमको यह ए है तो यह भी ए आवे। तो इस बी को ए में बदलना है तो बी डमी है तो इसकी जगह हमारा ए बदल लेंगे। लेकिन जिसमें बदल रहे हैं यदि वो पहले से मौजूद हो तो उसको हम दूसरे किसी में बदल लेंगे। तब हमने इस ए को इस यम में बदल दिया। अब जिसको बदला गया तो उसका रीजन क्या है आपको क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। अब आपको डेल एक्स बार जे के साथ बी, तो यह डेल एक्स बार जे यह है। अब इसको हमको बदलना है, ए सी को बी में बदलना है। तो देखो कि सी हमारा पहले नहीं है, इस टर्म में कोई नहीं है, तो जब नहीं है तो इस सी को सीधे हम बदल लेंगे। यदि सी इसमें और होता तो उसको हम दूसरे में बदलते। तब यह सी को हमने कर दिया बी और यहाँ भी हमने कर दिया बी। अब ये इक्वल हो गया हमारा। अब आप क्या करोगे, यहीं से इसमें हम इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के लिए ये हमने किया है, तो उसको कॉमन ले लो। डेल भी बार आई अपान डेल एक्स बार जे माइनस भी बार के और यह के आई जे यह आया इज इक्वल टू। अब ये कॉमन लेना है तो जो बचा तो यह डेल भी ए अपान डेल एक्स बी, डेल एक्स बी। अब ये हमारा इक्वल है तो कॉमन जा चुका, तो माइनस भी एम और यहाँ से एम ए बी यह आया। इसके बाहर जो कॉमन लिया गया डेल एक्स ए अपान डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बी अपान डेल एक्स बार जे ऐसा। अब ये वर्क हम लोगों ने कर लिया। अब एक लास्ट स्टेप वो जो है उसको देखो। हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू का एक नोटेशन लेते हैं, यानी इतना हमको बार बार न लिखना पड़े। तो वो चीज कैसे लिखेंगे, तो हमें सपोज करते हैं कि देखो यह भी बार आई है और जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ है, तो हम इसको डिनोट कर रहे हैं इसमें कि लेट ये जो वैल्यू है इसी को हम यह भी बार, या पहले ये वैल्यू टोटल को लिखो कि डेल भी बार आई अपान डेल एक्स बार जे और माइनस भी बार के और यह के आई जे ए आया इज इक्वल टू भी बार आई और यह कामा और यह जे। अब थोड़ा सा इसको समझ लो क्या किया गया। ये जो टोटल जो हमारा यहाँ वर्क हमने जो किया है, इस टोटल की वैल्यू को हमने इतना लिखा। अब ये देखो, ये हमको प्रोसीजर समझना है कि ये किस आइडिया से इसको लिखा गया। तो इस आइडिया से लिखा गया तो इससे फिर हम इसको पा जाए, ये हमको ध्यान में रखना। तो अब देखो क्या है कि यह भी बार आई, यानी जो आपका वेक्टर है उसको हमने लिखा और जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है एक कामा लगाया। ये कामा ही हमारा कोवेरिएंट डेरिवेटिव का सिंबल है। और इस तरह से आएगा तो इसका मतलब भी
बार आई का एक कोवेरिएंट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जे। अब यह हमारा जो नया सिंबल आ रहा है ये अब कामा नहीं है, अब ये हमारा कोवेरिएंट डेरिवेटिव का सिंबल है। तो इससे ये चीज हम कैसे पाए उसको देखो। तो जिसका डेरिवेटिव है उसको तुम लिख लो, जिस वेक्टर का डेरिवेटिव है उसको लिख लो, और जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव आया है उसके कामा लगा करके उसको हमने लिखा। अब इसके बाद का जो टर्म है उस पर विचार करो। अगले में क्या है कि माइनस है, और जो यह वेक्टर है केवल वेक्टर, उस वेक्टर में आई की जगह दूसरा पूछा गया है, और जो यहां आया है क्रिस्टफल सिंबल में वही डमी हो गया है, और जो दो ये इंडेक्स हैं वो यहां नीचे आ गए। इस आइडिया से कहीं कुछ भी रहे तो हम इतना लिख सकेंगे। अब देखो इसमें ये चीज कैसे मिला कि जो वेक्टर है या जो टेंसर है उसको लिखो, जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है कामा के बाद उसको लिखो। और ये तो केवल दो से आ गया, लेकिन यह हम तभी लिख सकेंगे जब उसके बाद माइनस आवे और भी में जो ये आपका वेक्टर है इसी में इसको छोड़कर दूसरा कुछ आ जाए, और जो यहाँ आवे क्रिस्टफल सिंबल में ये यहाँ डमी हो जाए, और जो ये दोनों इंडेक्स है वो यहाँ आ जाए। यदि ऐसा रहेगा तभी इसको इसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिखेंगे। तो जिस लॉ से इसको लिखा गया उसी लॉ से देखो ये हमारा क्या है। तो यह देखो वेक्टर है भी ए, तब आप लिखोगे इसको कि यहाँ भी ए एक्स आई में है, इसलिए एक्स आई में, और ये डेरिवेटिव है बी के रिस्पेक्ट में, तब यहाँ वेक्टर के बाद कामा लगाएंगे और यह बी। लेकिन देखो ये जो चीज लिखी गई वो तो सिर्फ इतने से ही आ गया, लेकिन इतने के वैल्यू यह हम तभी लिख पाएंगे जब ये आगे वाला कंडीशन सेटिस्फाई रहेगा, तभी ऐसा लिखेंगे। अब आगे वाला कंडीशन क्या है कि जो ये वेक्टर है उसमें जो इंडेक्स है उसको छोड़ करके दूसरा कुछ भी आ जाए, और जो यहाँ आवे तो क्रिस्टफल सिंबल में जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है उसी में ये डमी हो जाए, और जो ये दोनों यहाँ लिखा गया है वो यहाँ नीचे आ जाए। तो जिस आइडिया से इसको हम यह लिखे हैं सेम आइडिया से ये वैल्यू हमको यह मिल है। ठीक है, ये यानी ये वैल्यू हमारा आया यहाँ से, एंड डेल भी ए अपान डेल एक्स बी, और माइनस यह भी एम और यह एम ए बी ए आई। अब देखो एक चीज ये ध्यान रखना है कि इसकी अब इसकी वैल्यू को हमने यह वेक्टर है भी ए और इसके बाद से कोवेरिएंट डेरिवेटिव के लिए कामा और यह पार्शियल डेरिवेटिव है बी का, तो ये लिखा। लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि ये जो लिखा गया है तो जो वेक्टर है उसका जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है कामा के बाद वो लिख दिया, लेकिन ये तब तक नहीं लिखा जा सकता जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई न हो। केवल इतना रहे और यहाँ कुछ भी रहे तब हम नहीं लिख सकेंगे। हमारा ये डिफिनिट है कि यह तभी लिखा जाएगा जब जो वेक्टर है उस वेक्टर में इस इंडेक्स को छोड़ करके दूसरा कोई आवे, और जो आवे तो जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्रिस्टफल सिंबल होना चाहिए, और जो ये है ये डमी हो जाएगा और ये दोनों नीचे आ जाएंगे। अब आपका उसी का ये भी बार आई जे है तो इसका इसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लिखा गया है माइनस, अब ये वेक्टर आपका एक्स बार में है तो क्रिस्टफल सिंबल एक्स बार में आएगा, और जो ये इंडेक्स लिखोगे वही यहाँ डमी हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ जो चाहे लिख सकते हैं, तो जो नो आया हो इन दोनों को छोड़कर तो यहाँ से हमने लिख दिया, और ये दो जो नो है वही हमारा यहाँ है। अब इसका यूज करोगे तो अब यह इक्वेशन क्या देगा, तो लेट दिस एबव
इक्वेशन reduces to इस टोटल को हमने लिख लिया v बार आई जे, और ये आ गया हमारा v बार ए बी, और यहां से डेल एक्स ए अपान डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बी अपान डेल एक्स बार जे, ऐसा। अब आपका जो ये रिजल्ट आया, इस रिजल्ट से दो रिजल्ट आपने निकाला है। वो क्या कि अब देखो ये भी बार आई जे, इसी को हम कहेंगे कि वेक्टर भी आई का एक्स बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में यह जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव कहलाएगा, और इसकी वैल्यू आपका यह होगा। वैसे ही ये हमारा यह भी ए, इसका एक्स आई में यह बी के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव होगा। तो यहां से ये इस पे बात नहीं रहेगा, ऐसा आ गया। तो पहला चीज कि यदि यह लिखा गया है तो इससे ये जो वैल्यू आएगा वो हमारा इस वेक्टर का इसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव कहलाएगा, और ये जो हमारा आया इस वेक्टर का एक्स आई में इस वेक्टर का इसके रिस्पेक्ट में जब यह वैल्यू देगा तो इसी का यह इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव कहलाएगा। एक चीज और आपने देखा यहां से कि अब आप देखोगे कि ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि एक्स बार में आपका जो भी है एक्स आई में ये जो इंडेक्स है उसको छोड़ करके दूसरा कुछ लिखो, तो वाई की जगह हमने ए लिखा, जे की जगह हमने बी लिखा, और इस साइड का यदि ये नीचे है तो डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बार जे नीचे है, और यह डेल एक्स है और डेल एक्स भी डमी हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई किया इसका मतलब यह टेंसर है, और ये है क्या आपका वेक्टर भी आई का एक्स बार में जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, यानी किसी वेक्टर का जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव हुआ वो हमारा एक टेंसर होगा। और टेंसर कितने ऑर्डर का कि जो वेक्टर है तब तो फर्स्ट ऑर्डर का था, लेकिन यह आपका सेकंड ऑर्डर का है। सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव 2 आया, या फ्री इंडेक्स आपका 2 है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर के टेंसर का जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव हुआ वो हमारा सेकंड ऑर्डर का कोवेरिएंट टेंसर हो गया। तो ये दो चीजें, इस क्वेश्चन को दो तरह से पूछा जा सकता है कि सो दैट कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ए कोवेरिएंट वेक्टर इज ए टेंसर ऑफ कोवेरिएंट सेकंड ऑर्डर, ऐसे पूछेगा तो भी हमको यही करना है। और ये हमको यदि ऐसे कहा जाता है कि इसका को वेक्टर भी आई का एक्स बार में जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव को डिफाइन करो, तो भी हम यही करेंगे। तो ये दो चीजें हमको यहां से मिला, तो इस चीज को आगे लिख लें आप। बार आई जे एंड भी ए बी are called covariant derivative of covariant vector in x bar I and xi coordinate system respectively। यानी जो ये वैल्यू है वो हमारा इस वेक्टर का एक्स बार में इस जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव कहलाएगा, और यह वैल्यू हमारा भी ए कॉमा बी, यह वेक्टर भी ए का बी के रिस्पेक्ट में ये एक्स बार में ये हमारा कोवेरिएंट डेरिवेटिव कहलाएगा। अब आप देखोगे कि ये जो
इसको इक्वेशन यदि हम 1 तक ही अभी केवल लिखे हैं तो इसको यदि हम 2 लिख लें तो जो 2 है वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन 2 also shows that this is V bar I J satisfy law of transformation, law of transformation, that is covariant derivative of a vector is a tensor of second order, a tensor of कोवेरिएंट टेंसर लिख लें तो ज्यादा सही हो जाएगा। कोवेरिएंट डेरिवेटिव, कोवेरिएंट टेंसर, टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर यानी 2 चीजें हमने यहां पाया कि किसी भी वेक्टर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव क्या होगा, उस चीज को देखा गया। और यह भी देखा गया कि वेक्टर मींस टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर का जो टेंसर है उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव उससे एक अधिक यानी सेकेंड ऑर्डर का कोवेरिएंट टेंसर हुआ। तो ये आपका कंप्लीट वर्क है। जो ये आइडिया आपको दिया गया उसमें आपको क्या क्या करना है कि जिस ऑर्डर का भी टेंसर कहा जाए और उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव निकालना हो तो पहला काम ये करो कि उस ऑर्डर के टेंसर का लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख जाओ। और लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना आपको आता है इसलिए उसको आप लिख जाएंगे। दूसरा वर्क ये करना है कि उसको किसी अन्य जो इंडेक्स लिए हो यानी उसका पार्शियल डेरिवेटिव, जैसे हमारा यहाँ v बार आई था तो हम दूसरा j के रिस्पेक्ट में x बार j के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया। यानी पहला स्टेप जिस ऑर्डर का टेंसर है उसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना। दूसरा उसके बाद का जो सेकंड स्टेप है उसमें किसी अन्य इंडेक्स के रिस्पेक्ट में उसका पार्शियल डेरिवेटिव करना। तीसरा जब पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। तो थर्ड स्टेप पे सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव को क्रिस्टफल सिंबल के टर्म में चेंज कर लेना, ये आपका तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप कि जहां क्रिस्टफल सिंबल आपका x बार में रहेगा उसके साथ के जो टेंसर हैं उनको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए उसको x बार में बदल लेना। यानी x बार क्रिस्टफल सिंबल के साथ जो भी आपका v था उसको आपने, जैसे हमारा v a डेल एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार आई इस फॉर्म में था तो उसको हमने v बार आई या यहाँ के था तो वहां v बार के ऐसा लिख लिया। यानी जो इसके बाद का जो स्टेप है उसमें आपको ये कर लेना है कि जिसके रिस्पेक्ट में जो आपका क्रिस्टफल सिंबल x बार में रहेगा उसके साथ जो भी टर्म रहेंगे उस टेंसर के वो x बार में ही रहेंगे। तो उसको x बार में लिखने के लिए हमको जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखे हैं उसी के हेल्प से उसको x बार में लिख लेंगे। लेकिन जो XI में रहेगा क्रिस्टफल सिंबल उसको ऐसे ही रहने देना है, उसको हमको x बार में नहीं बदलना है। फिर इसके बाद का जो स्टेप रहेगा तो जो क्रिस्टफल सिंबल x बार में बदले हो उसके साथ के सारे टर्म्स को उसको x बार की तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड में लाओ और जो शेष बचा है उसको राइट हैंड साइड में कर लो। और इसके बाद का जो स्टेप आता है उसमें
हमारा पार्शियल डेरिवेटिव जो है उस पार्शियल डेरिवेटिव में सब में एक इक्वल करो, और इक्वल करो कि जिससे जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो हमारा बाहर आ जाए, कॉमन आ जाए। और जब वो कॉमन आ जाए तब आपका जो बचा है, जैसे हमारा कॉमन आ गया था, एक कॉमन आ गया था, तब आप क्या कर लोगे कि इसको, ये जिसका लिए जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, उसी को जो वेक्टर है या जो टेंसर है उसको कामा लगा करके जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है वह लिखेंगे। लेकिन ये तब लिखेंगे कि जब इसके साथ ये रिजल्ट सेटिस्फाई हो। तो जिस आइडिया से यह आया है उसी आइडिया से इसकी वैल्यू ये आ जाएगा। और जब इसको लिख लोगे तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये टेंसर होगा। और चूंकि वेक्टर था तो फर्स्ट ऑर्डर का था तो उसके साथ केवल पार्शियल डेरिवेटिव एक आया था, लेकिन यहाँ हमारा 2 आया इसलिए हमारा सेकेंड ऑर्डर का हुआ। तो इस तरह से आपका एक कंप्लीट वर्क हुआ। अब जब इसी का यूज हम कंट्रावेरिएंट के लिए करेंगे, सेकेंड ऑर्डर में कोवेरिएंट का भी, मिक्स्ड का भी, कंट्रावेरिएंट का भी, इतना जब कर लेंगे तब आपको ये जो आइडिया हमने दिया है वो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। और किसी भी ऑर्डर का टेंसर रहेगा तो उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव आप कर सकते हैं। और यह कर लिए तो इस चैप्टर में इसी को कई आर्टिकल के रूप में किया गया है, लेकिन आइडिया एक है और वो 1-2 हम बताएंगे, उसके बाद आपको वो आइडिया समझ जाएंगे और किसी भी ऑर्डर का रहेगा वो स्वयं आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन को जानोगे उस पर आधारित जितने भी इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव निकालने का प्रोसीजर रहेगा उसी से हम कर सकेंगे।